द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसा टेक्स्ट है जिसका शीर्षक ही मैं कहूंगी एक बहस छेड़ देता है। दोगलापन, वैवाहिक पाखंड का आईना। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। बिल्कुल, ये सीधे सीधे उन दोहरे मापदंडों की बात करता है जो अक्सर शादीशुदा जिंदगी के बंद दरवाजों के पीछे पनपते हैं। सही बात है। और ये टेक्स्ट एक बहुत ही तीखा और सीधा सवाल पूछता है जो हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। क्या सवाल है वो? वो पूछता है, अगर पत्नी के लिए पाबंदियां हैं तो पति के लिए क्यों नहीं? सुनने में तो बहुत सीधा सवाल लगता है ना? बिल्कुल आसान, लेकिन जब हम इसके अंदर झांकते हैं तो सामाजिक नियमों की, परंपरा की और मर्दानगी की परिभाषाओं की कई परतें खुलने लगती हैं। आज हमारी कोशिश उन्हीं परतों को समझने की है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बातचीत उन अनकहे नियमों के बारे में है जो रिश्तों को असल में चलाते हैं। अच्छा, ये वो नियम है जो किसी किताब में नहीं लिखे होते, लेकिन समाज उन्हें हमसे मनवाता है। तो हाँ, ये बातचीत कुछ लोगों को असहज कर सकती है, लेकिन शायद यही इसका मकसद भी है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस बुनियादी विरोधाभास से जिसे ये टेक्स्ट उजागर करता है। एक तरफ हैं पत्नियां, उनके लिए तो जैसे एक पूरी की पूरी अलिखित नियम पुस्तिका है। हाँ बिल्कुल। कैसे कपड़े पहने, कहाँ जाएं, किससे बात करें, कैसे बात करें, मतलब सब कुछ जैसे पहले से तय है। और दूसरी तरफ हैं पति, जिनकी आजादी को एक नाम दे दिया जाता है, प्रकृति। हाँ, टेक्स्ट में ये बात बहुत दिलचस्प तरीके से रखी गई है कि पुरुषों की इच्छाओं को स्वाभाविक मान लिया जाता है। आपको नहीं लगता कि यहीं से सारे पाखंड की जड़ शुरू होती है? बिल्कुल, यहीं से। एक के लिए नियम और दूसरे के लिए नेचर का बहाना। और ये जो नियम बनाम प्रकृति का ढांचा है ना, ये बहुत चालाकी से बनाया गया है। कैसे? टेक्स्ट इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे सम्मान, संस्कृति और खासतौर पे सुरक्षा, हाँ, सुरक्षा जैसे भारी भरकम शब्दों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ इनका इस्तेमाल एक पक्ष को काबू में रखने और दूसरे को खुली छूट देने के लिए हो रहा है। ये शब्दों का एक ऐसा खेल है जहाँ मतलब ही बदल दिए जाते हैं। आपने सुरक्षा शब्द पे जोर दिया और टेक्स्ट में भी इस पे गहरा कटाक्ष है। एक लाइन है जो मुझे लगता है सीधे मुद्दे की जड़ पे चोट करती है। एक आदमी कहता है, मैं अपनी पत्नी की रक्षा करता हूँ, लेकिन असल में उसका मतलब है मैं अपनी पत्नी को नियंत्रित करता हूँ। वाह, ये तो बहुत पावरफुल लाइन है। मैं सच में एक पल के लिए रुक गई थी इसे पढ़कर। ये रक्षा और नियंत्रण के बीच के उस महीन धागे को एकदम तोड़ देती है, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इरादा सच में सुरक्षा देना है तो फिर तरीका क्या होना चाहिए। सही बात। अगर एक पति को अपनी पत्नी की सुरक्षा की इतनी ही चिंता है तो अनुशासन की शुरुआत उसे अपनी नजरों से करनी चाहिए। अपनी नजरों से? हाँ, टेक्स्ट के मुताबिक एक पति दूसरे मर्दों के इरादों से इसलिए डरता है क्योंकि वो अपने खुद के इरादों को बखूबी जानता है। ये एक तरह का प्रोजेक्शन है। अच्छा, तो मतलब वो अपनी असुरक्षा और अपनी अनुशासनहीनता को दुनिया पर थोप रहा है। बिल्कुल। तो टेक्स्ट ये कह रहा है कि असली खतरा बाहर की दुनिया में है ही नहीं, खतरा तो उस सोच और उस नजर में ही है जिस पर कोई लगाम नहीं है। हाँ, ये तो बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। ये तो समस्या को समाज से खींचकर व्यक्ति के अपने चरित्र के कटघरे में खड़ा कर देता है। हाँ, और यही इस विश्लेषण की ताकत है। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो दूसरों पर नियंत्रण करके अपनी कमी को छिपाने की कोशिश करता है। ये एक तरह का पावर प्ले है जो असुरक्षा से पैदा होता है। टेक्स्ट बहुत होशियारी से ये बताता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर है। और इसी नजर के पाखंड को बेनकाब करने के लिए टेक्स्ट एक बहुत सीधा लेकिन असहज कर देने वाला सवाल पूछता है। क्या? वो उसे आईने वाला सवाल कहता है। सवाल कुछ ऐसा है, अगर कोई दूसरा आदमी आपकी पत्नी को ठीक उसी नजर से देखे जिस नजर से आप किसी और की पत्नी को देखते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अरे वाह! गुस्सा आएगा, अपमान महसूस होगा, शायद आप लड़ने पर उतारू हो जाएंगे। इस सवाल की खूबसूरती इसकी सादगी में है। ये आपको तर्क वितर्क का कोई मौका ही नहीं देता। बिल्कुल नहीं। ये तुरंत आपको दूसरे व्यक्ति की जगह पर खड़ा कर देता है, जिसे हम सहानुभूति कहते हैं। एक ही पल में पूरा पाखंड ढह जाता है। सही बात। क्योंकि जब आप वो काम करते हैं तो वो स्वाभाविक है या बस ऐसे ही देख लिया। हाँ, लेकिन जब वही काम कोई दूसरा आपकी पत्नी के साथ करता है तो वो सीधा अपमान बन जाता है। यहाँ टेक्स्ट एक और चुपता हुआ सवाल पूछता है, क्या सम्मान का मालिकाना हक जगह बदलने से बदल जाता है?
ये सवाल तो सीधा उस दोहरी मानसिकता की जड़ पर हमला है। सम्मान तो सम्मान है, वो किसी व्यक्ति या रिश्ते का मोहताज कैसे हो सकता? लेकिन टेक्स्ट ये भी साफ करता है कि ये सिर्फ एक पति पत्नी के बीच का निजी मामला नहीं है। ये एक सामाजिक समस्या है। एक व्यक्ति की अनुशासनहीनता कैसे किसी दूसरे का घर, परिवार और जिंदगी तबाह कर देती है। एक चेन रिएक्शन की तरह। हाँ, और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो ये व्यक्तिगत कार्यों के सामाजिक परिणामों को दिखाता है। हमारा समाज विश्वास के बहुत नाजुक धागों से बुना हुआ है। सही। जब एक व्यक्ति धोखा देता है तो वो सिर्फ अपने साथी का भरोसा नहीं तोड़ता, वो उस सामाजिक विश्वास को भी कमजोर करता है जिस पर परिवार जैसी संस्था टिकी हुई है। और बच्चे? टेक्स्ट में बच्चों पर पड़ने वाले असर की भी बात है। वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। जब वे अपने घर में सम्मान और अनुशासन की कमी देखते हैं तो रिश्तों को लेकर उनकी समझ भी वैसी ही बन जाती है। ये एक ऐसा जहर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकता है। और यहीं पर टेक्स्ट एक ऐसी बात कहता है जो शायद हम सब जानते हैं पर मानना नहीं चाहते। हम अक्सर बेवफाई को किसी आखिरी कदम, किसी शारीरिक क्रिया से जोड़कर देखते हैं। लेकिन टेक्स्ट कहता है कि ये तो मंजिल है, सफर नहीं। अच्छा। असली धोखा तो बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। वो कहता है धोखा बेडरूम में शुरू नहीं होता, ये आंखों में शुरू होता है। ये एक लाइन पूरे समीकरण को बदल देती है ना? और ये विश्लेषण बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेवफाई की परिभाषा को सिर्फ शारीरिक क्रिया से आजाद करता है। ये उसे विचारों, इरादों और नजर के स्तर पर ले जाता है। मतलब अमल से पहले नियत। बिल्कुल। जो व्यक्ति अपनी सोच और नजरों को अनुशासित नहीं कर सकता, वो अपने कार्यों को नियंत्रित कर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए वो झूठ, पुरुषों का सबसे सुविधाजनक झूठ, जिसका जिक्र टेक्स्ट में है। कौन सा? मैंने कुछ किया तो नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल खोखला साबित हो जाता है। फिर ये सिर्फ एक बहाना है जो उस मानसिक और भावनात्मक बेवफाई को छिपाने के लिए इस्तेमाल होता है जो पहले ही शुरू हो चुकी है। तो इस पूरी समस्या के जवाब में टेक्स्ट क्या समाधान देता है? यहीं पर वो असली मर्दानगी की एक नई परिभाषा गढ़ता है। और वो पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। टेक्स्ट कहता है असली मर्दानगी अपनी पत्नी को ढकने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। वाह! ये एक लाइन पूरी बहस का रुख ही पलट देती है। ये नियंत्रण के फोकस को औरत से हटाकर मर्द पर ले आती है। ये एक क्रांतिकारी विचार है अगर आप सोचें तो। पारंपरिक तौर पर मर्दानगी को हमेशा बाहरी नियंत्रण, ताकत और अधिकार से जोड़ा गया है। बिल्कुल। लेकिन ये टेक्स्ट मर्दानगी को बाहरी दुनिया पर नियंत्रण से हटाकर आत्म अनुशासन, चरित्र और नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ रहा है। नहीं, बल्कि वो है जो अपनी इच्छाओं और अपनी नजरों पर लगाम लगाना जानता हो। और जैसा कि टेक्स्ट में आगे कहा गया है, जो पुरुष अपनी नजरों को अनुशासित रखता है, उसे दूसरे पुरुषों से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसने ऐसा कोई बीज नहीं बोया है जिसकी कड़वी फसल उसे काटनी पड़े। लेकिन टेक्स्ट यही नहीं रुकता। अंत में वो अपने सबसे कठोर तर्क पर आता है। वो कहता है कि किसी दूसरे के परिवार की शांति भंग करना कोई छोटी मोटी गलती नहीं है जिसे इंसान है, फिसल गया कहकर नजरअंदाज कर दिया जाए। नहीं, ये एक गंभीर नैतिक अपराध है, एक सचेत चुनाव है जिसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। और समाज इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेता, है ना? यही टेक्स्ट समाज की भूमिका पर भी सवाल उठाता है। ये बताता है कि कैसे समाज अक्सर ऐसी हरकतों को पुरुषों की कमजोरी कहकर टाल देता है। हाँ, लड़के तो ऐसे ही होते हैं वाली मानसिकता। बिल्कुल, उसे लगभग सामान्य बना दिया जाता है। लेकिन टेक्स्ट इस शब्द को पूरी तरह से खारिज करता है। वो कहता है ये कमजोरी नहीं, ये पुरुषों का पाखंड है। कमजोरी नहीं, पाखंड। हाँ, और इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। कमजोरी के साथ सहानुभूति जुड़ सकती है, लेकिन पाखंड सिर्फ और सिर्फ निंदा का पात्र है। कमजोरी बनाम पाखंड, ये वाकई सोचने वाली बात है। एक शब्द जिम्मेदारी से बचाता है, दूसरा सीधे सीधे जवाबदेही तय करता है। बिल्कुल, और टेक्स्ट का अंतिम निष्कर्ष बहुत गहरा है। वो कहता है कि इस समस्या का समाधान किसी कानून बनाने या सजा का डर दिखाने से नहीं आएगा। तो फिर कैसे आएगा? इसका असली समाधान विवेक से आएगा। जब पुरुष अपने किए गए कामों से दूसरों को होने वाले दर्द को सच में महसूस करना सीखेंगे, जब सहानुभूति डर की जगह ले लेगी। तो इस पूरी गहरी और
मैं कहूँगी थोड़ी असहज करने वाली बातचीत का सार क्या निकलता है। अगर हम टेक्स्ट के मुख्य संदेश को एक लाइन में समेटना चाहें तो वो बहुत साफ है। ये दोनों लिंगों के लिए समान अनुशासन और समान चरित्र की मांग करता है। सही। ये किसी एक को छूट देकर दूसरे पर नियम थोपने की व्यवस्था को पूरी तरह खारिज करता है। सीधी सी बात है, अगर एक पत्नी से संयम और वफादारी की उम्मीद की जाती है तो एक पति से इसकी मांग पहले होनी चाहिए। और शायद ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक ताकत और स्वतंत्रता पारंपरिक रूप से हमेशा उसके पास ज्यादा रही है। बिल्कुल सही। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहूंगा जो इसी टेक्स्ट पर आधारित है, पर हमें थोड़ा और आगे सोचने पर मजबूर करता है। जरूर। टेक्स्ट पति की नजर पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है कि धोखा वहीं से शुरू होता है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि उस नजर को नुकसान पहुंचाने से पहले ही उसे प्रोत्साहित या रोकने में हमारे समाज की क्या भूमिका है? मतलब क्या हमारी फिल्में, हमारे गाने और मर्दों के बीच होने वाली वो लॉकर रूम टॉक, क्या ये सब इस नज़र को सामान्य नहीं बनाती? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है, या ये एक सामूहिक विफलता भी है जहां समाज पुरुषों को ऐसा करने की एक मौन सहमति देता है? ये एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी सवाल है, और शायद इसी सवाल के साथ हमें आज की बातचीत को यहीं रोकना चाहिए। द डीप डाइव में शामिल होने के लिए धन्यवाद।